गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट टू, चैप्टर टू, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा पार्ट वन ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था यूट्यूब पे। तो आज की क्लास में कुछ और कंसेप्ट कवर करेंगे। तो उस कंसेप्ट का नाम है बेटे इनकम, राइट। अगर इनकम की बात की जाए बेटे, तो इनकम यहाँ पर दो टाइप की है। एक होता है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। ओके, तो अगर मैं बात करूं फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो एक बंदा या कोई भी कमाता है बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर फैक्टर सर्विसेज की बात करूं बेटे, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी होती है आपके फैक्टर सर्विसेज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये अर्नड इनकम है। ये लोग मेहनत करके कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके कमाते हैं पैसे, ठीक है। सबसे दूसरा पॉइंट बेटे, ये एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर टू पार्टीज होते हैं, एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है और सामने वाला बंदा उसको पेमेंट करता है, राइट और नॉट। तो इट इज अ बायलैटरल कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसका मतलब जो भी फैक्टर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था। और बेटे इसके एग्जांपल देख लो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं ट्रांसफर इनकम की, नाउ ट्रांसफर इनकम वो इनकम होता है जो हमें मिलता है विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब बिना कुछ किए बिना जो हमें पैसे मिल जाते हैं बेटे, वो होता है ट्रांसफर इनकम। पहला पॉइंट है इसका, ये एक यूनिलैटरल कंसेप्ट है, मतलब वन साइडेड कंसेप्ट। सेकेंड पॉइंट बेटे, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी रिसीव्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि सपोज एग्जांपल, ट्रांसफर इनकम की बात करता हूं, पॉकेट मनी सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी दी, या आपको किसी ने, आपके पापा ने पॉकेट मनी दी, तो बेटे आपको ये पॉकेट मनी एकदम आसानी से मिल रही है विदाउट डूइंग एनीथिंग, राइट और नॉट। तो इट्स अ ट्रांसफर इनकम, राइट। इसके और एग्जांपल्स की बात करूं तो बेटे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, allowances, right, these all are what, transfer income। बट मैं एक चीज और बात करना चाहता हूं आप सबके साथ बेटे, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, दोनों में डिफरेंस होता है। बट पेंशन आपका इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, राइट, बिकॉज इट इज अर्नड इनकम। बट अगर ओल्ड एज पेंशन की बात करूं तो इट इज नॉट अ अर्नड इनकम, इट इज अ ट्रांसफर इनकम। तो चलिए आज के क्लास का दूसरा कंसेप्ट रहेगा हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर मैं बात करूं फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर कंजप्शन, क्या तो हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या फिर इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। फाइनल गुड्स इंक्लूड्स टू थिंग्स, जो गुड्स परचेस्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा, या नहीं तो गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। मींस दिस गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज। अगर इसको कंज्यूमर परचेज करता है, राइट, अगर इसको कंज्यूमर खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इफ इट इज डन बाय हाउस होल्ड बेटे, इसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। और अगर यहाँ पर बेटे अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले लूं बच्चे, एक मशीन, ठीक है, अगर एक मशीन कंज्यूमर परचेज कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बेटे ये हो जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। यही अगर एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, तो बेटे ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं एक दूसरे एग्जांपल पे देख सकता हूं, जैसे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर, अगर एक रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर खुद परचेज करता है अपने घर के लिए, तो बेटे वो एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाता है। बट अगर यही रेफ्रिजरेटर परचेज किया जाता है कोई प्रोड्यूसर, बड़े बड़े शॉप्स, कन्फेक्शनरी शॉप, केक शॉप द्वारा परचेज किया जाता है,
तो वही रेफ्रिजरेटर आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ट्रेड किए जाएंगे। ओके, नाउ द फाइनल वैल्यू of the final goods is included in national income. Let us come to the next part, that is intermediate goods. Now intermediate goods are those goods which are used for resale or for further production. यानी कि ये गुड्स रीसेल के काम आते हैं या फिर ये यूज होते हैं कुछ और गुड्स बनाने के लिए। अगर मैं नीचे आके बात करूं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स टू थिंग्स, गुड्स परचेज फॉर रीसेल या गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब देखो, सुगर परचेज बाय ग्रोसरी शॉप, अगर एक ग्रोसरी शॉप सुगर लेके आ रहा है बेचने के लिए, वो सुगर डीलर है या सुगर बेच रहा है, तो बेटे सुगर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा बच्चे, जैसे मोबाइल डीलर, ठीक है, मेरा काम है, बिजनेस है मोबाइल का, और मैं मोबाइल का स्टॉक अपने गोडाउन में रखा हूं, तो मोबाइल मेरे लिए एक इंटरमीडिएट गुड बन जाता है, ना कि एक फाइनल गुड्स। ठीक है, अब दूसरी बात करूं, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अगर सुगर यूज होता है स्वीट शॉप द्वारा, यानी कि मिठाइयां बन रही है, मिठाई स्वीट शॉप, वो सुगर यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं स्वीट बनाने के लिए, तो बेटे स्वीट हो गया फाइनल गुड, और आपका सुगर और मिल्क बन जाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि ये दोनों गुड्स मिलाकर बनता है स्वीट। तो चलिए अब नजर डाल देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की तरफ। तो बेटे पहला पॉइंट है, इंटरमीडिएट गुड इज परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड का डिराइव डिमांड होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं स्वीट शॉप का, ठीक है, तो स्वीट शॉप जैसे क्या यूज करता है बेटे, सुगर एंड मिल्क। अगर स्वीट का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके साथ सुगर और मिल्क का भी डिमांड बढ़ेगा। इट मींस सुगर और मिल्क आर इंटरमीडिएट गुड एंड दे हैव डिराइव डिमांड। मींस अगर स्वीट का डिमांड बढ़ा तो उसके साथ सुगर और मिल्क का भी डिमांड इंक्रीज किया जाएगा। फिर आ जाओ बच्चे, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज फॉर फाइनल यूजर्स, या इंटरमीडिएट गुड्स अभी फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज नहीं हो सकते हैं, उनपे और वर्क करना बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्ड विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर में रहते हैं, जब तक मिठाइयाँ पूरी बनकर नहीं हो जाती तब तक स्वीट शॉप उसको कस्टमर्स या कंज्यूमर को नहीं बेचता है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर ई, इंटरमीडिएट गुड्स इफ रिमेन मोर देन अ ईयर दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। ओके, तो बात समझने की कोशिश करो बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ना, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो रह जाते हैं, स्टॉक रह जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। एंड द लास्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि इनसे जो भी इनकम होता है ना बेटे, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। जैसे एक फॉर एग्जांपल स्वीट, अगर स्वीट का मैं ले रहा हूं 40 रुपया, 40 रुपीज पर पीस, तो बेटे स्वीट के अंदर में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। तो चलिए बच्चों, मेरा आज की क्लास यही एंड होता है, पार्ट 2 यही एंड होता है, और बहुत जल्द पार्ट 3 में लेके आने वाला हूं आप सभी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।